नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध। सबसे पहले आज देश की तमाम अहम खबरें आपको बता दूं। संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामा की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी कोई काम नहीं हो सका। पेशी के दौरान रोहिणी कोर्ट में सीरियल रेपिस्ट रविंद्र पर हमला हुआ। कुछ वकीलों ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट हुई। नेता साबिर अली एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बिहार के इस पिछड़े मुस्लिम चेहरे को अपनी पार्टी में शामिल किया है। मुंबई हमले के दोषी याकूब मेनन ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याकूब ने इस बात पर सवाल उठाया है कि क्यूरेटिव याचिका खारिज होने से पहले ही फांसी की तारीख 30 जुलाई कैसे तय कर दी गई। साथ ही सहारनपुर ITI परीक्षा में खुलेआम नकल की गई और इस पूरे मामले में चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक और सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक तार जुड़े हुए पाए गए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कैमरे में कैद एक घूसखोर पुलिस वाले को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमृतसर की। तो पंजाब पुलिस का एक कर्मचारी कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़ा गया है। एक महिला को इंसाफ दिलाने के एवज में इस अधिकारी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। दरअसल मामला पूरा ये था कि ये महिला थाने गई थी अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करने, लेकिन पुलिस ने उससे ही घूस मांगी। एक महिला से घूस लेता CCTV कैमरे में कैद। ये है अमृतसर की ACP हरकंवल कौर का PA जसवीर सिंह। जसवीर सिंह के पास बैठी हरविंदर कौर नाम की ये महिला ACP के पास पति के खिलाफ केस दर्ज कराने गई थी। दरअसल महिला का पति उसे छोड़ गया था, जिसकी शिकायत पहले भी उसने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी दौरान ACP के PA हरकंवल ने उनसे कहा कि 1 लाख रुपए देने पर उसे इंसाफ मिल पाएगा। महिला के मुताबिक जसवीर उस पर गलत नजर रख रहा था, इसलिए उसने घर में कैमरा लगाया और उसकी करतूत कैमरे में कैद कर ली। मेरी कंप्लेंट सी चंडीगढ़ से, वहाँ से अमृतसर आई। उसके संबंध में ही रीडर साहब ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया है। इस मामले में 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं CM बादल ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। चलिए, ये है CCTV के फायदे। एक और चोरी भी CCTV कैमरे में कैद हुई। राजस्थान के बहरोड में एक महिला ने जेवर की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहले उसने दुकान से कुछ जेवर की खरीदारी की, फिर सोने की अंगूठी और कुछ गहने चोरी कर लिए। ये पूरी हरकत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें महिला चोरी करते हुए साफ दिख रही है। बताया तो जा रहा है कि महिला ने पास की एक दूसरी दुकान से भी कुछ चोरी की थी, लेकिन उस दुकान में कैमरा नहीं होने की वजह से उस चोरी की पुष्टि नहीं हो पाई है। और इसी CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट गई है। हालांकि अब इसमें जांच के लिए बचा क्या है, ये समझ से परे है। और जब एक तरफ बात हो रही है पूरे देश में लोगों को, खासकर युवाओं को हुनरमंद बनाने की, तो हम एक और स्किल की बात करते हैं जो बहुत सारे युवाओं में हमारे देश में है, और वो है चोरी करने का हुनर। ITI को ज़्यादा तवज्जो देने की बात लगातार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं स्किल इंडिया में। लेकिन जब टीचर और प्रिंसिपल खुद पैसे लेकर सरेआम छात्रों को किताबों और स्मार्टफोन के सहारे नकल करवाएं, तो कैसे ये स्किल डेवलप होगी। अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद यही सवाल उठेगा कि क्या इस तरह हुनरमंद बनेगा इंडिया। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर के सरकारी ITI की। यहाँ परीक्षा में धड़ल्ले से नकल चल रही है। छात्र किताबों को बाकायदा मेज पर रखकर सामूहिक तौर पर नकल कर रहे हैं। इन छात्रों से नकल करने के लिए मोटी रकम भी वसूली गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किताबों के साथ साथ स्मार्टफोन से भी नकल हो रही है। जानकारी के मुताबिक लाखों रुपए का ठेका उठाकर खुलेआम परीक्षा केंद्रों पर नकल कराई जाती है। ये तस्वीरें तकनीकी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। देश को हुनरमंद बनाने का सपना देख रहे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, समय की जरूरत IIT नहीं ITI है। लेकिन नकल की इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको ITI के सच का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है कि नकल करके पास होने वाले छात्र देश की तरक्की में कितना योगदान दे पाएंगे। इस अराजक व्यवस्था पर लगाम लगाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और हमारे देश में बदहाल होती शिक्षा के स्तर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक कमरे में लग रही हैं 3-3 क्लास। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री माफ कीजिए वासुदेव देवनानी के अपने शहर अजमेर में एक कमरे में 3 क्लास चल रही हैं। और इसी कमरे में एक ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांटकर 2 शिक्षक पढ़ाते हैं। इस खिचड़ी में बच्चों को समझ नहीं आता कि वो किस तरफ ध्यान दें, किस टीचर की बात सुने। और इसी स्कूल की अव्यवस्था से नाराज अभिभावकों ने आज हंगामा खड़ा कर दिया और जमकर वहां नारेबाजी की।
अभिभावकों का कहना था कि 2 स्कूलों को एक करके चलाने के प्लान के तहत एक स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन इतनी कक्षाओं को चलाने के लिए कमरे ही उपलब्ध नहीं है। अभिभावकों ने दोनों स्कूलों को वापस अलग अलग भवन में संचालित करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। चलिए बात करते हैं संसद की। व्यापम और ललित गेट मामले में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर हुए हंगामे के कारण आज भी संसद में कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही। कांग्रेस सदस्यों के सदन के भीतर प्लेकार्ड लहराए जाने से नाराज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि ये उचित नहीं है और इस मसले पर वो अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन है मेरा, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज आप प्लीज। गुरुवार की सुबह 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए। हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए कांग्रेस सांसद ललित गेट और व्यापम में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष के बार बार कहने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा। भारी हंगामे और विरोध की वजह से आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। अगर आपको चर्चा नहीं करना, आप नहीं चाहते हैं, तो इट्स ओके। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट अगेन टुमारो एट 11 o'clock। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही। बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जब सदन के भीतर उनके सदस्य विरोध करते हैं तो उसे नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे हमने क्या कहा है? हमने यहाँ कहा है नो डिस्कशन विदाउट रेजिग्नेशन। सुषमा जी ने एक क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट। वहीं सरकार ने कांग्रेस पर बिना वजह हंगामा खड़े करने का आरोप लगाया। तो एक तरफ जहां कांग्रेस एकदम आक्रामक रुख में दिखाई दे रही है, उधर बीजेपी ने भी आज नई रणनीति के तहत लोकसभा में आक्रामक रुख अपनाया और सदन में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को निशाने पर लिया। सदन में आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया और जिसे स्पीकर ने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया। एक फेसबुक पोस्ट को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संसद में विपक्ष के ललित गेट के जवाब में सत्ता पक्ष ने आज वाड्रा मुद्दा उछाला। सदन में बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल ने रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट पर सवाल उठाया और कहा कि ये संसद का अपमान है। उन्होंने नोटिस देते हुए इस पर बोलने का समय मांगा। माना कि वो इस हाउस का सदस्य नहीं है, लेकिन नियम ये है कि इस देश का कोई भी नागरिक या इस देश का बाहर का भी कोई आदमी पार्लियामेंट की वर्किंग पे इस तरह से अटैक नहीं कर सकता जिससे पार्लियामेंट का अपमान होता है। इस पर कांग्रेस की तरफ से भारी विरोध जताया गया। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि वाड्रा संसद सदस्य नहीं है। कि जिस तरीके से ये सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़े हो चुकी है और जितने भी कांड इस सरकार के विरुद्ध सामने आए हैं, इनकी कथनी और करनी, इनकी नीति और नियत और इनके चाल और चरित्र में जो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अगर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इजाजत दे दी तो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो सकती है। और अब बात दिल्ली सरकार और एलजी के बीच चल रही जंग की। नया मामला है दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख की नियुक्ति को लेकर और जो ताज़ा स्थिति पैदा हुई है उसमें स्वाति मालीवाल ने आज आरोप लगाया कि आयोग के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है और उनकी नेम प्लेट हटा दी गई है। स्वाति ने यह भी दावा किया कि उनके ऑफिस से सभी फाइलें हटा दी गई हैं। आज अपने दफ्तर भी नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के ही एक वरिष्ठ अफसर ने उन्हें फोन करके ऑफिस आने से मना कर दिया था। दिल्ली महिला आयोग की नियुक्ति को कल तक एलजी का मुद्दा न बताने वाली आम आदमी पार्टी ने आज उपराज्यपाल के पास स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की चिट्ठी भेज दी। आयोग की अध्यक्ष की कानूनी वैधता को लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन स्वाति ने अपने अध्यक्ष पद का लेटर हेड भी छपवा लिया। हालांकि दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में आयोग की अध्यक्षों की सर्विस बोर्ड में भी अब तक स्वाति का नाम दर्ज नहीं किया गया है। वहाँ से हमारे नेम प्लेट्स हटा दिए गए और हमारे सारी फाइलें वापस ले ली गईं और उसके बाद आज जब मैंने अपने एक ऑफिस के स्टाफ को भेजा था वहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या स्थिति है, तो उसे अंदर आने से भी मना कर दिया गया। तो ये स्थिति चल रही है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही अशोभनीय है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर 17 जुलाई को जारी किए गए दिल्ली सरकार के इस आदेश पर भी विवाद है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और उनके आदेश पर दिल्ली सरकार के ज्वाइंट कमिश्नर सुशील सिंह ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है।
और अब खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके नजदीक आते आते राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को पटकनी देने के लिए बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी रणनीति के तहत जेडीयू से पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली को पार्टी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा के पूर्व सांसद साबिर अली को एक बार फिर से बीजेपी में शामिल कर लिया गया। इस मौके पर मंच से कहा गया कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास चाहती है। माना जाता है कि साबिर को बीजेपी में शामिल करके पार्टी ने एक साथ दो निशाने साधे हैं। एक उनका मुसलमान होना और दूसरे पिछड़ी जाति से होना है, ताकि इन दोनों समूहों को लुभाया जा सके। पिछड़े मुस्लिम नेता के तौर पर पहचान रखने वाले साबिर का संबंध मुसलमानों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्र चंपारण से है। अब यह जो हृदय परिवर्तन है, उसकी सीधी वजह है कि भानुमति का कुनबा कुछ इधर से तोड़ना है, कुछ उधर से जोड़ना है और नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि के सामने एक जोड़ तोड़ के जरिए वही चुनावी रणनीति बन सके। लोकसभा चुनाव से पहले भी साबिर अली बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के विरोध के बाद अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तब से साबिर राजनीति के सीन से गायब थे। और अब एक ऐसी घटना जिसको ब्लंडर कह सकते हैं। कांग्रेस नेता और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने आज चंद्रशेखर आजाद की जयंती के मौके पर भगत सिंह की तस्वीर लगाकर फेसबुक पर उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। हालांकि बाद में उन्होंने फेसबुक से पोस्ट हटा ली। आप देख रहे हैं देश दिन भर। 22 साल पुराने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड याकूब मेमन की फांसी 30 जुलाई को होगी या नहीं, इस पर अब सवाल खड़े हो गए। इसकी वजह एक नियम है जो कि कहता है कि आखिरी पिटीशन खारिज होने और फांसी होने के बीच कम से कम 14 दिन का वक्त होना चाहिए, जबकि मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन 21 जुलाई को यानी फांसी की तय तारीख से 9 दिन पहले ही खारिज हुई है। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन से मिलने आज उसका पूरा परिवार नागपुर सेंट्रल जेल पहुंचा, जिसमें उसकी पत्नी राहीन मेमन और बेटी जुबैदा मेमन भी शामिल थी। नागपुर के सेंट्रल जेल में याकूब की फांसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फांसी के लिए जल्लाद को भी पुणे से बुला लिया गया है। इधर याकूब अब फांसी से बचने और फांसी की कार्रवाई को लटकाने के लिए कानूनी दांवपेच का सहारा ले रहा है। अब याकूब के वकीलों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए फांसी के मामले में सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी दोषी की आखिरी पिटीशन खारिज होने और उसे फांसी दिए जाने के दिन के बीच कम से कम 14 दिनों का समय होना चाहिए, ताकि दोषी आखिरी बार अपने परिवार से मिल सके। मगर याकूब मेमन के मामले में फांसी की तारीख याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई से पहले ही तय कर दी गई। अब बात एक और अपराधी की। दिल्ली के सीरियल रेपिस्ट रविंद्र पर आज रोहिणी कोर्ट में हमला हुआ। कोर्ट से निकलते वक्त रविंद्र को थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। इससे पहले रविंद्र ने अदालत को बताया था कि उसकी जान को खतरा है और उसे जेल में अकेले रहने दिया जाए। इस पर अदालत का जवाब था कि पहली सुनवाई में कुछ किया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने रविंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक वो 27 बच्चों के साथ हत्या और दुष्कर्म की बात कबूल कर चुका है, जिनमें से 16 मामले उसने कल ही कबूले हैं। और अब बात एक फ्रॉड की। पिछले दिनों देश भर में एक विज्ञापन छाया हुआ था कि कार तुम्हारी किश्त हमारी, कार इज योर्स, EMI इज आवर्स। ऐसे ही विज्ञापन के जरिए लोगों का पैसा लूटकर उन्होंने बेवकूफ बनाकर आगरा की एक कंपनी भाग गई है। इस कंपनी के चक्कर में पड़े लोग अब जब कंपनी के अधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो उनके फोन स्विच ऑफ मिल रहे हैं। कार इज योर्स, EMI इज आवर्स के स्लोगन वाली इस कंपनी के चक्कर में पड़कर आगरा के 500 से अधिक लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई तो गंवा ही दी, वही महंगी गाड़ियों की EMI भी उनके गले पड़ गई है। आगरा की आवास विकास कॉलोनी से ये कंपनी पिछले 2 सालों से अपना गोरख धंधा चला रही थी। कंपनी फ्री EMI के बदले गाड़ी खरीदने वाले से 31,000 रुपए लेती थी। कंपनी ने ग्राहकों को हर महीने कम से कम 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाने और चारों दरवाजों पर विज्ञापन करने की शर्त पर फ्री EMI का वादा किया था। कंपनी ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए 2 महीने तक EMI की राशि बैंक खातों में डाल दी, लेकिन अब कंपनी अचानक सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई है। ये हमारे गाड़ी पे ऐड लगाएंगे और उसके हमें मंथली गाड़ी का EMI भरेंगे। 10,500 की मेरी किस्त थी, वो भरते थे। उसके 2 महीने इन्होंने देने के बाद उसके बाद इनके चेक बाउंस हुआ लगे हुए हैं। 2 चेक मेरे बाउंस हो चुके हैं। अब मैं कंपनी चक्कर काट रहा हूँ। आज सुबह मेरी बात हुई थी, आकर देखा तो कंपनी पे ताला है। हमारे 2 चेक तो हमारे बैंक का तो क्लिक वही नहीं हुए। 31,000 जमा करे, 1 चेक पास हुआ है, ये तो मरवा के धरे गए। पीड़ित अब पुलिस के सामने अपने साथ हुई धोखाधड़ी पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये कंपनी बिना पंजीकरण के 2 साल से जिला में ऑपरेट कर रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में भी ऐसी कंपनियां सक्रिय हैं।
इधर राजधानी दिल्ली में आज अक्षरधाम के पास एक कार में अचानक आग लगने से सड़क पर हड़कंप मच गया। रात की बात यह रही कि आग लगने के बाद कार सवार बाहर निकलने में कामयाब हो गए और कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की मदद से आग को बुझाया गया। और एक बार फिर बात करते हैं मौसम की और बारिश की। उत्तराखंड में भारी बारिश से 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश से भूस्खलन का अंदेशा भी बना हुआ है। पूंछ के मढेर में बादल फटने से 10 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कुपवाड़ा में बादल फटने से घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से लेह की नुब्रा घाटी में एक शख्स की मौत हो गई है। लेह में फंसे 130 सैलानियों को बाहर निकाला गया है। अचानक बाढ़ आई है और लोगों के घरों में ऐसा कहर हुआ है कि इससे पहले ना तो हुआ है, पहले ना कभी किसी ने देखा है। अचानक से हुआ है, लोगों का सामान सारा तबाह हो गया, बच्चे थे उनकी किताबें तबाह हो गई। सर हमारे घर में बहुत नुकसान हुआ है। हमारा राशन पानी जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। हम गरीब लोग थे, जो भी हमारे पास बना हुआ था वो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं रह गया। इधर श्रीनगर में बारिश की वजह से आम जनजीवन पर फर्क पड़ा है। डल झील में पानी का स्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद अब यहाँ बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। टिहरी में बादल फटने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं बादल फटने से दर्जनों मवेशी भी बह गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो हिमाचल के कुल्लू में एक बस पार्वती नदी में जा गिरी और पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया। 12 शवों को निकाल लिया गया है, लेकिन इस बस में करीब 60 यात्री सवार थे। इसी के साथ देश दिन भर में भी मेरे साथ